हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल और आज हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी से। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेमोग्राफी क्या होती है। अगर हम जानना चाह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा डेमोग्राफी क्या होती है। तो डेमोग्राफी इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब आप किसी पॉपुलेशन की, किसी रीजन की, किसी कंट्री की पॉपुलेशन की स्टडी करते हो तो उसे डेमोग्राफी कहते हैं, यानी इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और पीपल यू कैन से। अब उसके अंदर आप क्या स्टडी करोगे? उसके अंदर आप स्टडी करोगे बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, विमेन कितनी है, मेन कितनी है, अलग अलग एज ग्रुप के मेन विमेन कितने हैं, ये सारी स्टडी आती है डेमोग्राफी के अंदर। तो डेमोग्राफी को अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो वैसे डेमोग्राफी एक ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, जहां पर दो वर्ड हैं, डेमोस और ग्राफीन। डेमोस का मतलब होता है पीपल और ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्राइब, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों को डिस्क्राइब यहां पर किया जाता है। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी देश पे रूल करना है, किसी रीजन पे रूल करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वहां पर किस तरह के लोग जो हैं वो रहते हैं। जिस तरह के लोग वहां रहेंगे उसी हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी होगी उन्हें रूल करने की। अगर वहां पर बच्चे ज्यादा हैं तो उन्हें उस हिसाब से रूल किया जाएगा, औरतें ज्यादा हैं तो उस हिसाब से पॉलिसीज आएंगी, मेन ज्यादा हैं उस हिसाब से पॉलिसी आएंगी। तो सरकार बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है डेटा के ऊपर अपनी पॉलिसी निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला सवाल यह आता है कि भाई कितने टाइप ऑफ डेमोग्राफी होती है। तो डेमोग्राफी दो टाइप की होती है और बहुत ही सिंपल है। पेपर के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक होती है फॉर्मल डेमोग्राफी और एक होती है सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी यानी जहां पर आप क्वांटिटेटिव फील्ड को नापते हो, यानी क्वांटिटी यानी नंबर्स को। आप यहां पे क्या नाप रहे हो? नंबर्स नाप रहे हो। जबकि सोशल डेमोग्राफी है वो बात करती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है जी। अब फॉर्मल डेमोग्राफी के अंदर क्या है? ज्यादातर मेजरमेंट है, ज्यादातर एनालिसिस है। किस चीज के? कि पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसके नंबर्स दिखते हैं यहां पर। जबकि यहां पर दिखता है कि जो पॉपुलेशन चेंज है उसके कारण क्या है और उससे होगा क्या। उसके कारण क्या है और उससे होगा क्या, बट कितनी हुई है, नंबर्स। पहले 100 करोड़ थे अब 80 करोड़ हो गए, ये फॉर्मल डेमोग्राफी है। बट 100 करोड़ से 80 करोड़ क्यों हुए, ये सोशल डेमोग्राफी है। यानी उसके पॉलिटिकल कारण क्या है, इकोनॉमिक कारण क्या है, सोशल कारण क्या है, दैट इज कॉल्ड सोशल डेमोग्राफी। तो फॉर्मल डेमोग्राफी के अंदर आप मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को फोरकास्ट करने में मदद उसकी आती है। कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन की, उसमें चेंजेस क्या है उसकी स्टडी करने में मदद आती है। जबकि सोशल डेमोग्राफी बिलीव करती है कि ये जो स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं ये सोशियोलॉजिस्ट के जरिए बताए जाएं, इसका सोशल रीजन ढूंढा जाए कि ये पॉपुलेशन ट्रेंड ऐसा क्यों दिखा रहा है। मान लीजिए आज आपके देश में विमेन जो हैं वो 40% है मैन के मुकाबले, लेकिन आने वाले टाइम में वो हम देख रहे हैं अगले 10 सालों में 70% है। तो जो नंबर्स में चेंज दिखाएगा दैट इज फॉर्मल डेमोग्राफी, बट इसके पीछे का कारण क्या है, दैट इज सोशल डेमोग्राफी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें ये डेटा क्यों चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, हमें डेटा इसलिए चाहिए ताकि हम लोग उन लोगों को ज्यादा बेटर गवर्न कर पाए। ये डेटा हमें मिलता कैसे? ये डेटा हमें मिलता है सर्वे से। कैसे मिलता है हमें डेटा? सर्वे के थ्रू हमें ये डेटा मिलता है। तो हम लोग स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं कि भाई आपके देश में कितने लोग हैं, कैसे हैं, किस सिचुएशन में रह रहे हैं। तो इसे कहते हैं सेंसस। सर्वे को हम लोग यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? सेंसस। दुनिया का सबसे पहला जो नोन सर्वे है या फर्स्ट मॉडर्न जो सेंसस है वो अमेरिका के अंदर हुआ था। कब? 1790 में हुआ था। ठीक है। बाद में यूरोप में भी होने लगा, उसके बाद जब अमेरिका में हो गया। इंडिया में पहली बार सेंसस लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब लिया गया? 1867 से 1872 के बीच एक लंबा टाइम पीरियड लगा सेंसस लेने में। उसके बाद से, उसके बाद ठीक 9 साल बाद 1881 में हुआ और उसके बाद से लगातार हर 10 साल में सेंसस हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट सेंसस इंडिया में हो रखा है वो 2011 में हुआ है। ठीक है। आजादी के टाइम सेंसस हुआ था, पहला सेंसस आजादी के बाद 1951 में, और अभी जो लेटेस्ट हुआ है
वो 2011 का है। आप कहोगे सर जब 10 साल में हो रहा है तो अगला सेंसस 2021 में हो जाना था, बट आपको पता होगा सेंसस इसलिए नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर क्योंकि 2021 में कोविड आ गया था और उसके बाद से अभी तक ये मामला डिले चल रहा है। आने वाले समय में शायद ये सेंसस होगा 1-2 सालों के अंदर। ठीक है जी, आगे देखिए। अब हमारे पास आती है एक थ्योरी। थ्योरी किस चीज की है? थ्योरी है मेल्थुशियन थ्योरी, मेल्थुशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफी की दो थ्योरीज हैं, उन दोनों थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं। मेल्थुशियन थ्योरी पे पहले आते हैं। देखिए मेल्थुशियन थ्योरी, ये थ्योरी दी है थॉमस रॉबर्ट मेल्थस ने। थॉमस रॉबर्ट मेल्थस जो एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के हैं, सिंपल सी बात है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, 1798 में ये उन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने बड़ा ही पैसिमिस्टिक व्यू दिखाया। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, यानी बड़ा ही नेगेटिव व्यू उन्होंने दिखाया पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन के बढ़ने से कैसे परेशानियां खड़ी होंगी इंसानियत के लिए। तो उन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगी। आपने जीपी पढ़ा होगा, जीपी कभी पढ़ाया आपने मैथ में? जीपी का मतलब होता है जहां नंबर डबल हो रहे हैं, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऐसे ग्रो करेगी, 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे, ऐसे ग्रो करेगी। जबकि फूड प्रोडक्शन जो है वो ऐसे ग्रो नहीं करेगी, वो एपी में ग्रो करेगी। कैसे ग्रो करेगी? एपी में। एपी सीरीज आपने पढ़ी होगी, एपी में ग्रो करेगी। एपी में क्या होता है? एपी में होता है 2, 4, 6, 8, 10, यानी यहां पे और यहां पर ह्यूज डिफरेंस होगा। और जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है जबकि एग्रीकल्चर उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा, तो जब खाने को नहीं होगा तो उसका असर क्या होगा? उसका असर यह होगा कि इंसान जो है वो, हाँ, हंगर फैलेगी, पॉवर्टी फैलेगी और इंसान स्ट्रगल करेगा सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मेल्थस ने इसका सॉल्यूशन भी बताया। मेल्थस ने इसका सॉल्यूशन बताया कि भाई दो चीजें हैं, एक है प्रिवेंटिव चेक और एक है पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक में क्या करेंगे आप खुद से कुछ कर सकते हो। इसके लिए क्या कर सकते हो? आप अपनी शादी को डिले करो, पोस्टपोन करो। ठीक है, आप सेलिबेसी अपना लो, ब्रह्मचर्य, यानी बच्चा ही मत करो। ठीक है, आप सेक्सुअल एब्सिस्टेंस, सेक्स से दूर रहो भाई। ठीक है, जितना कम करोगे उतनी कम पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो मेल्थस ने कहा कि इंसान खुद प्रिवेंटिव चेक करके पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि अगर इंसान ऐसा नहीं करेगा तो देयर आर पॉजिटिव चेक्स। देयर आर पॉजिटिव चेक्स। क्या है ये पॉजिटिव चेक्स? पॉजिटिव चेक्स ये है कि अपने आप फेमाइन आएगी, भुखमरी आएगी, बीमारियां फैलेगी, है ना, और इससे नेचर अपने आप को क्या करेगा? बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ये जो बाढ़ आती है ना, जो त्रासदियां आती हैं, तरह तरह की नेचुरल डिजास्टर आते हैं, इनका कहना है ये पृथ्वी का अपना तरीका है अपने आप को बैलेंस करने का। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऐसी चीजें होंगी जिससे लोग मरेंगे। ठीक है, तो इसलिए बड़ी निराशावादी है ये, कि एंड में इंसान को मरता ही दिखाया है इस पूरी थ्योरी के अंदर। बट जैसे हमें पता है कि कोई भी थ्योरी अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, मेल्थस की थ्योरी भी अपने आप में पूरी नहीं है, उसके कई सारे क्रिटिसिज्म है। तो आइए क्या क्रिटिसिज्म है देख लेते हैं। मेल्थस की थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है? 19th और 20th सेंचुरी में यूरोप में, ठीक है, 19th और 20th सेंचुरी के यूरोप के डेटा को अगर हम देखें तो वहां देखने को मिलता है कि इन यूरोपियन कंट्री में बिना कोई बीमारी के, बिना अपने आप को कंट्रोल किए, बर्थ रेट में डेक्लिनेशन देखने को मिला है। अपने आप पॉपुलेशन डिक्लाइन की है, ये देखने को मिला है। कहां पर? 19th और 20th सेंचुरी यूरोप में। जबकि मेल्थस ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये भी देखने को मिला यूरोप में कि फूड प्रोडक्शन अपने आप बेटर हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप बेटर हो रहा है, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बावजूद, जितनी भी हो रही थी उसके मुकाबले एग्रीकल्चर ग्रोथ ज्यादा हो रहा था, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ रहा था, जो मेल्थस की थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर एडवांसेस हो रहे थे। जैसा मेल्थस ने कहा था कि भाई
एग्रीकल्चर में कुछ होना नहीं है, वो तो 2 4 6 की स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन लगातार जैसे जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, इंसानों ने तरीका निकाला एग्रीकल्चर को बेहतर करने का, और बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे जो फूड सप्लाई है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई, जो मेल्थस की थ्योरी को गलत प्रूफ करता है। ठीक है। तीसरा, जो लिबरल और मार्क्सिस्ट लोग हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। मेल्थस ने कहा कि भाई पॉपुलेशन से गरीबी आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी, खाने को होगा नहीं तो गरीबी आएगी। बट मार्क्सिस्ट लोगों ने कहा कि यह बात बिल्कुल पूरी तरह गलत है। ठीक है। कई बार पॉवर्टी इस वजह से नहीं आती कि पॉपुलेशन है, पॉवर्टी और स्टारवेशन, स्टारवेशन होती है भुखमरी, स्टारवेशन होती है भुखमरी, ये तब आती है जब जो वेल्थ है सोसाइटी की वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है अमीर और गरीब के बीच, तब भी भुखमरी आ जाती है। देश के एक कोने में लोग एप्पल खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, एप्पल के आईफोन के लिए, और एक तरफ लोगों को 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। ये क्या है? अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? एन अनजस्ट सोशल सिस्टम अलाउड अ स्मॉल प्रिविलेज माइनॉरिटी, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग बहुत ज्यादा लग्जरी में जीते हैं, जबकि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो डेप्रीवेशन सफर करते हैं, यानी कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। ठीक है जी, समझ रहे हैं? 3 क्रिटिसिज्म यहां पर मैंने बताए। ये आपके मेल्थस भाई साहब है। मेल्थस जो है वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं और एक क्रिश्चियन प्रीस्ट बनने के लिए ट्रेन हुए थे। बाद में इन्हें हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोफेसर बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉलेज में, जो लंदन में था। बाद में विच वॉज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर रिक्रूटेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, जो इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग होते थे उन्हें वहां पर ट्रेन किया जाता था उस कॉलेज के अंदर। ठीक है जी। तो ये हैं आपके थॉमस रॉबर्ट मेल्थस, जिन्होंने दी मेल्थुशियन थ्योरी। अब आ जाते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए जी, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन किसी भी देश में कैसे बढ़ती है, तो इन्होंने कहा ऐसे बढ़ती है जी, ऐसे। सबसे पहली स्टेज जो होती है ये आपकी फर्स्ट स्टेज। यहां पर क्या होगा? यहां पर फर्स्ट स्टेज, यहां पर क्या होगा? क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में लोग रह रहे हैं तो यहां पे बर्थ रेट हाई होगा, यहां पे बर्थ रेट हाई होगा। बर्थ रेट हाई है तो लोग मर भी ज्यादा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मेडिकल फैसिलिटी कोई है नहीं, तो डेथ रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बर्थ रेट भी ज्यादा होगा और डेथ रेट भी ज्यादा होगा इस पोजीशन पर। ये पुराना प्रिमिटिव टाइम मान लो आप, थोड़ा सा पुराना टाइम। ठीक है। अंडर डेवलप्ड सोसाइटी मान लो ये कैसी है? अंडर डेवलप्ड सोसाइटी। ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे बर्थ रेट बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ रही है और डेथ रेट डिक्लाइन कर रही है, सॉरी डेथ रेट भी बढ़ रही है, तो ऑल ओवर पॉपुलेशन पर ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। वक्त बदलेगा, वक्त बीतेगा, वक्त बीतेगा, अब आप ऐसी पोजीशन पर आ जाओगे जहां पर मेडिकल फैसिलिटी आपके देश में आने लग गई, जैसे इंडिया। ठीक है। तो डेथ रेट तो हो जाएगा कम, लेकिन बर्थ रेट जो है वो अभी उतना ही बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं आई लोगों में, अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं आई, तो इसलिए बर्थ रेट अभी भी वैसे ही बढ़ता रहेगा, बट डेथ रेट आपका कम हो जाएगा। इसके बाद ये इंडिया की पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है बड़ी खतरनाक है, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट डाउन जा रहा है, यानी इस पीक पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जहां पर जबरदस्त पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जबरदस्त पॉपुलेशन आपको देखने को यहां पर मिलेगी। ठीक है जी। अभी इंडिया मान लो यहां पर, अभी इंडिया में पीक आना बाकी है, इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना अभी बाकी है, क्योंकि अभी हम बढ़ ही रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपका बर्थ रेट जो है वो लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई, और यहां पर डेथ रेट जो है वो भी लो हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी आ गई। तो अल्टीमेटली जीरो। यहां पर भी स्टार्टिंग में भी अल्टीमेट क्या था? जीरो था, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं, जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं शुरुआत में, एंड में पैदा भी कम हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं, तो जीरो। तो ये जो सिचुएशन है ये डेवलप्ड कंट्री वाली सिचुएशन है, डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा ही होता है। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकेंड स्टेज, एंड दिस इज थर्ड स्टेज। दिस इज थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, की जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन है, वो कैसे ट्रांजिट करेगी, यानी कैसे उसके अंदर बदलाव आएगा, कैसे उसके अंदर चेंज आएगा।
फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड सोसाइटी टू अ डेवलप्ड सोसाइटी, कैसे उसकी पॉपुलेशन चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? एक बार लिखा हुआ देख लीजिए, ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर तीनों स्टेज आपके सामने हैं, यहां पर आप पढ़ेंगे वही बात निकलेगी। पहली स्टेज, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं, गरीब सोसाइटी है, बर्थ रेट हाई होगी, डेथ रेट भी हाई होगी, जैसा मैंने आपको बताया, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज के अंदर बेटर हेल्थ केयर तो आ गया, लेकिन अभी तक क्या नहीं आई, अवेयरनेस नहीं आई। तो यहां पर बर्थ रेट हाई होगी, लेकिन डेथ रेट जो है वो लो हो चुका है। यहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है, वेरी हाई ग्रोथ रेट, क्योंकि लोग पैदा तो हो रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे। ठीक है, तीसरा, थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, यहां पर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, एडवांस सोसाइटी आ चुकी है, यानी यहां पर बर्थ रेट आपका लो होगा और डेथ रेट भी आपका लो होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी है, यहां पर स्टेबिलिटी है, बट बेटर ये वाली है क्योंकि लोग कम मर रहे हैं। गॉट इट? तो इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स और इंडिकेटर्स जो हमें बताते हैं कि डेमोग्राफी कैसे नापी जाती है या डेमोग्राफी में क्या क्या चीजें होती हैं। लेट्स सी। सबसे पहला आता है बेटा आपका बर्थ रेट। पहले क्या आता है आपका? बर्थ रेट। तो बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट है कि भाई टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने लोग पैदा हुए एक देश में या एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में या एक कोई भी टेरिटोरियल यूनिट जो भी आपने मानी है कि भाई इस एरिया का मैं निकालना चाहता हूं, तो उसी एरिया का आपको नापना है। ठीक है, कि कितने लोग पैदा हुए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। नॉर्मली हम इसे एक साल लेते हैं कि एक साल में इस एरिया में कितने लोग पैदा हुए। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन 1000। कितनी पॉपुलेशन है वहां, उससे उसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर 1000 लोगों पर कितने लोग पैदा हुए। मान लीजिए अगर 1000 लोगों पे 100 लोग पैदा हो रहे हैं तो दैट इज द बर्थ रेट। ठीक है, नेक्स्ट, डेथ रेट इसका बिल्कुल उल्टा। कितने लोग मर रहे हैं एक गिवन एरिया में पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 लोगों पर एक गिवन एरिया में एक गिवन टाइम में कितने लोग मर रहे हैं, वो क्या है आपका? डेथ रेट, यानी बिल्कुल बर्थ रेट का अपोजिट। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये तो। तीसरा, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रोथ रेट होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। कितने लोग मरे और कितने लोग पैदा हुए, ये क्या बताएगा आपको? ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट यानी पॉपुलेशन में कितना फर्क आया। अगर मान लीजिए 50 पैदा हुए और 50 ही मर गए तो पॉपुलेशन में क्या ग्रोथ आया? कुछ नहीं, जीरो। बट अगर बर्थ ज्यादा हुए हैं और डेथ रेट कम हुई है तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, है ना? सिंपल सी बात। अगर मैं कहूं कि बर्थ रेट अगर ज्यादा है, डेथ रेट आपकी कम है, तो पॉपुलेशन क्या करेगी? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपकी बढ़ेगी। अगर बर्थ रेट जो है वो कम है, डेथ रेट आपका ज्यादा है, तो क्या होगा? पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करेगी। और अगर दोनों बराबर हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। अगर पॉपुलेशन स्टेबल रहती है तो उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। यानी अगर एक कपल है जिसमें एक मर्द और एक औरत है, कपल नॉर्मली वही होता है, तो उसके अंदर अगर दो ही बच्चे वो लोग पैदा कर रहे हैं, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट जीरो हो गया, क्योंकि उन दो कपल, जो कपल है उसके मरने के बाद दो ही लोग धरती पे छोड़ के चले गए, दो बच्चे उनके। यानी कि दो अगर बच्चे आप कर रहे हो तो जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रहेगी, वो स्टेबलाइज हो जाएगी। और उसे ही कहते हैं कि पॉपुलेशन अब रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच गई है। पॉपुलेशन अब रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच गई है। क्लियर है जी? उसके बाद आता है फर्टिलिटी रेट। उसके बाद आता है फर्टिलिटी रेट। क्या होता है फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट यह है कि हर 1000 औरतों पर, हर 1000 औरतें जो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में, यानी वो बच्चा पैदा कर सकती हैं उस एज ग्रुप में है, हर 1000 ऐसी औरतें जो 15 से 49 की एज में हैं, उन पे कितने लाइफ बर्थ हो रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000 विमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, जो बच्चे पैदा कर सकती हैं।
उसे क्या कहते हैं हम, फर्टिलिटी रेट। अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं इसका मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं है। अगर बच्चे, और भी कारण हो सकते हैं, कई सोशल कारण भी हो सकते हैं उसके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और अगर बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो इट इज फर्टिलिटी जो है वो अच्छी खासी है, यानी बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए नाम बहुत सिंपल सा है और आपने 10th क्लास में भी शायद इसे पढ़ा होगा, उसी को समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है ये। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, ठीक है। और मोर्टेलिटी मतलब मौत, ठीक है। रेट यानी कि कितने बच्चे पैदा होने के 1 साल के अंदर मर जाते हैं पर 1000 जिंदा बच्चों पर। यानी कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कितने बच्चे 1 साल से कम उम्र में दम तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ेंगे भाई दम? सिंपल सी बात है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। जो उस टाइम बच्चे को चाहिए वो नहीं मिल पा रही, इसलिए उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेकेंड इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब मां, मोर्टेलिटी मौत, यानी कितनी विमेन की मौत हो गई बच्चा पैदा करते हुए हर 1 लाख बर्थ पर। हर 1 लाख बर्थ पर बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, हर 1 लाख बच्चों पर कितनी माएं जो हैं उनकी डेथ हो गई बच्चे को पैदा करते समय। ठीक है जी। और सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा ये हाई होगा उतना पता चलेगा कि आपकी सोसाइटी कितनी बैकवर्ड है और कितनी पुअर है। ठीक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भाई एक एरिया में 1 साल के अंदर एक आदमी कितना जिएगा, एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, यही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आपके यहां मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है तो आप लंबा जियोगे, जैसे जापान में है, बहुत लंबा जीते हैं लोग। अगर आपके यहां पर, आपका देश गरीब है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो लोग जल्दी मरेंगे। तो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बेसिकली एक रफ एवरेज कि एक आदमी कितना जिएगा। सेक्स रेशो। अब आपको पता है भाई पूरी दुनिया में लगभग ये देखने को मिलता है कि विमेन कम है मेन के मुकाबले। तो वही है ये, हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको नापना है। जैसे मान लो 1 साल में नाप लिया हमने, 1 साल में एक एरिया में आदमियों पे कितनी औरतें, बस ये। ठीक है। अब एक सवाल आपके सामने, एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट कंट्रीज हिस्टोरिकली हैव शोन सेक्स रेशियो स्लाइटली इन फेवर ऑफ फीमेल इवन दो मोर मेल बेबीज आर बोर्न देन फीमेल। भाई ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि सेक्स रेशियो कहीं ना कहीं फीमेल्स के फेवर में होता है या फीमेल्स के फेवर में रहा है, जबकि आप देखोगे जब फेवर में है तो विमेन ज्यादा होनी चाहिए, फीमेल ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन है मेल ज्यादा। तो ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो चीज नेचर है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये देखा गया है कि गर्ल बेबीज जो होती हैं उनके जिंदा रहने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक नेचुरल रेजिस्टेंस होती है बीमारियों से लड़ने की। जो मेल बेबी होते हैं वो जल्दी मर जाती हैं क्योंकि उन्हें बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं, जबकि फीमेल बेबीज को बीमारियां जल्दी नहीं लगती, इसलिए उनके सर्वाइवल के चांस ज्यादा होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, ये देखा गया है ज्यादातर सोसाइटीज में कि विमेन जो है वो मेन के मुकाबले लंबा जीती हैं। तो इसलिए आप ये देखोगे ज्यादा ओल्डर विमेन आपको दिखाई देंगी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एज कंपेयर टू मेन, ओल्डर मैन। ठीक है। अब ये दोनों नेचर का पार्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें कहीं भी सोशल सर्कमस्टांस नहीं आते, दिस इज और प्योर नेचुरल साइंस। ठीक है। कुछ कंट्री जैसे चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, जहां सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइनिंग पर है, इसके क्या रीजन है, सेक्स रेशो डिक्लाइन के क्या कारण है? देखिए जी, सेक्स रेशो डिक्लाइन के कई कारण है। सबसे पहले तो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, कि भाई मुझे तो मेल बेबी ही चाहिए, अगर फीमेल है तो इसे अबॉर्ट कर दो। अबॉर्ट का मतलब होता है बच्चा जब मां के गर्भ में है, ठीक है, तभी उसे खत्म कर दिया जाए। ये लीगल है अप टू अ टाइम पीरियड,
ठीक है, उसके बाद अगर बच्चा आगे और टाइम पीरियड हो जाता है, बच्चा डेवलप कर जाता है गर्भ के अंदर, तो उस बच्चे को फिर खत्म करना इलीगल है। गर्भ का मतलब है वॉर्म के अंदर। तो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन। इसके अलावा हमारे समाज में, इन समाजों में, चाइना में, साउथ कोरिया में, इंडिया में, गर्ल चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इन जगहों पर फीमेल कम है मेल के मुकाबले। ये सारे कैसे कारण हैं? ये सारे सोशल कारण हैं बेटा, सामाजिक कारण हैं। हम चाहते ही नहीं हमारी सोसाइटी में फीमेल्स हों, लेकिन शादी के लिए सबको लड़की चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज स्ट्रक्चर क्या होता है सर? देख लीजिए एज स्ट्रक्चर क्या होता है। एज स्ट्रक्चर का मतलब है रेफर्स टू द proportion ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में से इस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, इस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, इस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को क्या कहा जाता है? एज स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एज स्ट्रक्चर कहा जाता है, जहां पर आप ये देखते हो कि किस एज के कितने लोग हैं टोटल पॉपुलेशन के अंदर। जैसे मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन 100 लोगों की है, तो उसमें 5 साल से नीचे के बच्चे कितने हैं, उसमें से 5 से 20 साल के लोग कितने हैं, 20 से 50 साल के लोग कितने हैं, जो भी आप बाइफर्केशन करोगे उस हिसाब से आप डेटा निकाल सकते हो। सेकंड, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। एजिंग क्या है? When relatively smaller proportion of the population are found in the younger age group and large proportion is the older age group। आप एजिंग ऑफ पॉपुलेशन कब बोलोगे? जब आपके देश की जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा लोग बूढ़े हो गए हैं, तो आप कहोगे कि आपकी जो पॉपुलेशन की एज है वो लगातार क्या कर रही है? वो लगातार एज कर रही है, वो लगातार उसकी एज बढ़ती जा रही है। आपके देश में बूढ़े लोग जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आपके देश में बूढ़े लोग जो हैं वो लगातार ज्यादा हो रहे हैं। आगे देखिए, डिपेंडेंसी रेशियो। व्हाट आर डिपेंडेंसी रेशियो? बिट सिंपल सी बात है, जो बच्चा होगा और जो बूढ़ा होगा वो डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा? जो वर्किंग एज ग्रुप है। वर्किंग एज ग्रुप क्या है? 15 से 64 साल, 15 से 64 ईयर के बीच के लोग इज वर्किंग एज ग्रुप। और इस वर्किंग एज ग्रुप के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं वो क्या है आपके? उसके अपोन में अगर रखोगे तो दैट इज डिपेंडेंसी रेशियो। यानी कितने लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं अपॉन कितने लोग उन पर डिपेंडेंट हैं। और वो डिपेंडेंट कौन होंगे भाई? जो 0 से 15 साल के होंगे बच्चे, और जो 64 ईयर से ऊपर होंगे बूढ़े। तो अगर आपके देश में ये नंबर पॉजिटिव में आ रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर ये नंबर नेगेटिव में आ रहा है तो बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि आपके यहां जो वर्किंग एज ग्रुप है उसके ऊपर दबाव ज्यादा है काम करने का, क्योंकि उसको एक बड़ी पॉपुलेशन को मदद करनी है। यानी आपके यहां पर यंगर पॉपुलेशन कम है और ओल्डर ज्यादा है, तो ऐसे में इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि काम करने वाले लोग कम है। तो वर्किंग पॉपुलेशन हमेशा आपके देश में ज्यादा होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है? 0 से 15 वाली और 64 से अबव वाली, ये क्या है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और ये क्या है? ये है वर्किंग पॉपुलेशन। इन दोनों को अपोने में रखोगे तो डिपेंडेंसी रेशियो निकल आएगा। मुद्दे की बात ये। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये क्या है? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपके देश में इन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या मामला निकल के आ रहा है। अगर आपके यहां वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा है, वर्किंग एज ग्रुप अगर ज्यादा है तो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है, इट शोज पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, बट अगर आपके यहां पर वर्किंग एज ग्रुप जो है वो कम है तो इट शोज नेगेटिव सिंबल, आपका देश बर्बाद होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा नहीं है। हमारे देश में ये बहुत बढ़िया है। ठीक, नेक्स्ट है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन का साइज और ग्रोथ बताइए। तो बता देते हैं भाई, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ये। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो है 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट वही है। ठीक है, 121 करोड़ लोग हैं। वैसे अभी 2025 की, मैं अभी 25 में वीडियो शूट कर रहा हूं, तो अभी फिलहाल जो एक एवरेज डेटा बताता है हम 140 करोड़ हो चुके हैं। बाकी तो सेंसस होगा तो ही एग्जैक्ट नंबर निकल के आएगा, बट बताते हैं ऐसा कि हम 140 करोड़ हो चुके हैं। बट ये आप लिखना मत, आप ये लिखना 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग
वी आर 121 करोड़ यानी 1.21 बिलियन पॉपुलेशन हो चुके हैं। ठीक है, अगर हमारा यहां पर नीचे आप पॉपुलेशन को देखोगे ध्यान से तो आपको कई सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे ये देखिए, ये आपका डेटा है पूरा का पूरा। इस डेटा को ध्यान से देखिए, 1901 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, उसमें एवरेज ग्रोथ रेट क्या है और 10 सालों का ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन 238 मिलियन थी, जो 2011 आते आते 12 और 1210 मिलियन हो गई, यानी 1.21 बिलियन हो गई। ठीक है जी, अब यहां देखिए 238 मिलियन, तो इससे पहले का कोई डेटा था नहीं, तो हम इसे कंपेयर किससे करें, तो यहां ब्लैंक ब्लैंक आ गया। देन उसके बाद 252 हो गई, यानी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो एवरेज ग्रोथ रेट इतनी आई और 10 साल की ग्रोथ रेट इतनी आई। तो ऐसे 10-10 साल की ग्रोथ रेट हमने निकाली। यहां पर एवरेज है एक एक साल का, वहां पर है 10 साल का। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ टाइम, एक 1921 जहां नेगेटिव आपको ग्रोथ रेट दिख रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, और आपको कहीं पर भी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं दिख रही होगी, पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। तो ये तो कोई समझाने वाली चीज है नहीं। पॉपुलेशन गिरी क्यों, ये समझाने वाली चीज है, यानी कुछ हुआ होगा इस टाइम पीरियड में कि पॉपुलेशन गिरी है। बहुत ज्यादा तो नहीं गिरी, बट पॉपुलेशन गिरी है, नेगेटिव में आई। ठीक है, आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन क्यों गिरी, क्या कारण थे। देखिए, पॉपुलेशन के गिरने का कारण जो था वो ये था, 1911 से 1921 के बीच हमारी जो पॉपुलेशन नेगेटिव रही, उसकी वजह थी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक बीमारी फैल गई थी हमारे देश में और पूरी दुनिया में फैली थी, जिसका असर ये था कि हमारे देश की 5% पॉपुलेशन खत्म हो गई, यानी 12.5 मिलियन लोग इस बीमारी में मारे गए। कोविड में नहीं मारे गए, क्यों, मेडिकल फैसिलिटी इतनी बेहतर हो चुकी थी, बट उस समय इतने लोग मारे गए क्यों, मेडिकल फैसिलिटी ना के बराबर देश में मौजूद थी, इसलिए। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि लगातार बढ़ रही है वो। ठीक है, कुछ टाइम बीच में डिक्लाइन अगर हुई है तो उसकी वजह यही है डिक्लाइन होने की कि भाई लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई है, बट अदरवाइज जो है मोटा मोटे तौर पे वो बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन अभी तक लेस नहीं हो रही है। 1918 से 1919 के बीच में पूरी दुनिया में आया था स्पेनिश फ्लू, जिसका असर बहुत बुरा हुआ था। एक वायरस था जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हमला करता था, जैसे कोविड था, नोज, थ्रोट, लंग्स इन पे इफेक्ट करता था, जो कोविड भी करता था सेम। और ये वायरस जो है लगातार जेनेटिक चेंजेस कर रहा था अपने अंदर, जिससे जो भी वैक्सीन आ रही थी उस वैक्सीन को बेअसर कर रहा था, सेम कोविड वाला हाल। ठीक है, तो 1918 से 1919 स्पेनिश फ्लू रहा, जो काफी इनफेमस फ्लू रहा। 1957 में एक एशियन इन्फ्लुएंजा आया, 1968 में हांगकांग इन्फ्लुएंजा आया। ये अलग अलग बीमारी है जो अलग अलग टाइम पे आई, जिसने दुनिया में लोगों को मारा। आपको बताऊं मैं, स्पेनिश फ्लू जो है उसने दुनिया में 40 मिलियन लोगों को मारा है, 40 मिलियन। ठीक है, और कई लोग तो एस्टीमेट बताते हैं कि 100 मिलियन तक मरे हैं, डेटा ही नहीं है हमारे पास। जो मोर्टेलिटी रेट है, लोगों की मरने की दर 2.5 से 5% तक चली गई थी। लगभग पूरी दुनिया की 20% आबादी इससे अफेक्ट हुई थी, और इसने 25 मिलियन लोगों को मारा था 25 हफ्ते में। अगर आप एड्स की बात करो जो बड़ा डेडली है, एड्स ने 25 मिलियन लोगों को मारा है, लेकिन 25 सालों में मारा है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने 25 मिलियन लोगों को मारा 25 हफ्तों के अंदर। कंट्री वाइज डेटा देखिए, कंट्री वाइज अमेरिका में 28% पॉपुलेशन इससे इंपैक्ट हुई और लगभग 5 लाख से 7 लाख लोग मारे गए। ब्रिटेन में लगभग 2 लाख लोग मरे, फ्रांस में 4 लाख लोग मरे, इंडिया में 17 मिलियन लोग मरे, 5% ऑफ द पॉपुलेशन रफली। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 लोग मरे, फिजी आइलैंड की 14% पॉपुलेशन 2 हफ्ते में खत्म हो गई। वेस्टर्न सोमाओ में 22% पॉपुलेशन मारी गई। हालात देखो आप, उस जमाने में क्या हालात थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। ब्रिटिश आर्मी के 22% सोल्जर डाइड, पूरे गांव गायब हो गए अलास्का में, साउदर्न अफ्रीका के अंदर। बहुत तेजी से ये फैले। वर्ल्ड वॉर 2 की कंडीशन थी, ट्रूप्स मूवमेंट थी जो अपने साथ ये बीमारियां लेके जा रही थी, इम्यून सिस्टम बड़ा वीक था, और केमिकल अटैक्स भी उस टाइम हो रहे थे।
ठीक है, अब तो केमिकल अटैक बैन है पूरी दुनिया के अंदर लगभग। आगे बात करते हैं, आगे है एक बड़े से इकोनॉमिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन और बाकी कई स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है, मतलब उनके हिसाब से फेमाइन का असली कारण क्या है, भुखमरी का असली कारण क्या है। तो अमर्त्य सेन बताते हैं कि सिर्फ फेमाइन का ये कारण नहीं हो सकता कि फूड ग्रेन में शॉर्टेज है। कई देशों में जहां फूड ग्रेन अच्छा है, अच्छा खासा उग रहा है, वहां पर भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं। क्यों? दैट इज द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट का मतलब क्या है? दैट इज कि लोगों की एबिलिटी ही नहीं है उसे खरीदने की। है तो बहुत, लेकिन लोग उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, और जब लोग उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं खरीद पा रहे? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, उनका लाइवलीहुड नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं है। तो सिर्फ खाना होना जरूरी नहीं है, खाना लोगों तक पहुंचे, सस्ते रेट पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके देश में भुखमरी कभी खत्म नहीं होगी। आप सोचोगे भाई खेती तो बहुत हो रही है पहले के मुकाबले, अब तो भुखमरी होनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा सर, आपको उसे एक्सेस कराना पड़ेगा, आपको उसे सस्ता प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो गरीब आदमी तक वो पहुंच पाएंगी। ठीक है, क्या करें? इंडिया ने क्या किया अपने देश में फेमाइन को रोकने के लिए, स्टारवेशन को रोकने के लिए? तो पहला काम तो हमने ये किया कि एग्रीकल्चर को बढ़ाओ, पहले तो इरिगेशन को एक्सपेंड किया। ठीक है, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, एग्रीकल्चर को बेटर बनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, ताकि इतनी फसल तो हो कि पहले खा पाए लोग। ठीक, दूसरा बेटर कम्युनिकेशन, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ावा किया, कम्युनिकेशन में बढ़ावा किया, ताकि फूड सप्लाई तेजी से इधर से उधर मूव कर पाए। अगर देश के किसी एरिया में जरा सा भी इंपैक्ट है फेमाइन का, तो वहां पे रिलीफ मटेरियल जल्दी पहुंच पाए। तीसरा, स्टेट रिलीफ मेजर, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के मेजर्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत तेज रिगरस रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई, प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल किए गए, स्टेट एक दूसरे की मदद करें अगर फेमाइन रिलेटिव डेथ हो रही है तो। ठीक है, फोर्थ, परसिस्टेंस ऑफ स्टारवेशन, इतनी इंप्रूवमेंट के बाद भी हमारे देश में आज भी कई लोग जो हैं वो भुखमरी से मर रहे हैं, ये बात सच है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी तरह तरह की कोशिश कर रही है, जैसे अमर्त्य सेन ने बताया कि भाई खाना तो हो गया आपके पास, लेकिन पहुंचाओगे कैसे? और पहुंचा भी दिया तो उनके पास खाने के लिए पैसा तो होना चाहिए उसे खरीदने के लिए। तो गवर्नमेंट लेके आई थी एक स्कीम जिसका नाम है मनरेगा, आपने सुना होगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो लोगों को काम देता है। जब लोगों को काम मिलेगा तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो खाना खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये हंगर की सिचुएशन को टैकल करने के लिए ही कानून बनाया गया था। रूरल एरियाज के अंदर स्पेशली है, जहां पर गवर्नमेंट वादा करती है कि भाई इतने दिन काम हम आपको देंगे। वो काम कोई बहुत बड़े काम नहीं होते, मजदूरी के काम होते हैं, लेकिन एटलीस्ट जिसके पास कोई काम नहीं है उससे बेटर है कि आपको काम मिल रहा है। फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करते हैं कि अलग अलग राज्यों में फर्टिलिटी रेट क्या है। फर्टिलिटी रेट हम पढ़ चुके हैं कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उस हिसाब से। कुछ स्टेट है जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन देशों में फर्टिलिटी रेट जो है वो काफी डाउन चली गई है। ठीक है, 1.7, यानी रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे, यानी यहां पॉपुलेशन अब डिक्लाइन करेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, केरला में भी रिप्लेसमेंट लेवल से डाउन जा चुकी है। बिहार में देखो अप है, बिहार में 3.3 है, यानी एक कपल लगभग 3 से 4 बच्चे पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश में 2.8, राजस्थान में 2.7, यूपी में 3.5, जो काफी हाई टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने वाली है। जबकि यहां पर केरला जैसे राज्यों में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन करेगी आने वाले टाइम में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो इंडिया का है, उसकी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 बताती है कि इंडिया में क्रूड बर्थ रेट 19.5 है, और जो इसमें गांवों में बर्थ रेट है दैट इज 21.51, और अर्बन में 16.1। शहरों में बच्चे कम होते हैं, ये बात तो हम जानते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चों को लेके अवेयरनेस है, पहला। दूसरा, शहरों में बच्चे पालने महंगे हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग शहरों में बच्चे कम पैदा करते हैं। बिहार में यही स्टैटिस्टिक 25.5 है, बहुत ज्यादा। यूपी में 25.1 है, बहुत ज्यादा। तो हमारे देश में जो इकोनॉमिक सर्वे है 2018-19 का, वो बताता है
कि ये जो दोनों स्टेट हैं ये लगभग इंडियन पॉपुलेशन में 50% कंट्रीब्यूट करने वाले हैं 2041 तक। यानी हमारे देश की पॉपुलेशन के आधे लोग सिर्फ यूपी और बिहार में मिलेंगे, और इससे इन स्टेट की हालत और बुरी होने वाली है, अच्छी नहीं होने वाली। ये बात ध्यान रखना। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर रीजनल पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड क्या है 2041 में, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन 2041 तक यूपी बिहार से होगी 28%। ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ से 15%, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु केरला कर्नाटक 5 राज्य मिला के 16%, गुजरात महाराष्ट्र 13%, बंगाल उड़ीसा झारखंड 13%, पंजाब हरियाणा दिल्ली तीनों मिला के 5%। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में होने वाला है। हमारे देश में एज स्ट्रक्चर देख लो एक बार आप ध्यान से। एज स्ट्रक्चर से आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमारे देश के अंदर 1961 में, हमारे देश के अंदर 1961 में 41 बच्चे थे, 41% पॉपुलेशन थी 0 से 14 साल की उम्र के लोग, यानी बच्चे ज्यादा थे। उसके बाद 53% थे या वर्किंग एज ग्रुप, और 60% से ऊपर लोग थे 6%। आज के टाइम में बच्चे हैं 23%, वर्किंग एज ग्रुप है 64 जो बहुत हाई है, जो अच्छी बात है। ठीक है, और बूढ़े लोग हैं 12%। तो अभी हम बहुत ही अच्छे टाइम पीरियड में चल रहे हैं। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बड़ा सही है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को सही से ट्रेन कर पाए, उन्हें सही से स्किल दे पाए, तो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूं सारा कि वर्किंग एज ग्रुप हमारी बड़ी है। यहां पे देखिए आपके सामने एज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, 1961 का एज स्ट्रक्चर है। इसे पिरामिड कहते हैं, एज ग्रुप पिरामिड। तो इस पिरामिड को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप समझ सकते हो, पेपरों में आता है, 6 नंबर में आ जाता है पिरामिड वाला क्वेश्चन। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, एक पिरामिड समझते हैं, बाकी सारे समझ जाओगे आप। देखिए, आप देखिए यहां पर दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%। ठीक है, इस तरह यहां पे है। ये है बीच में एज ग्रुप, ये एज ग्रुप है। ठीक है जी, हमारे देश के अंदर अब देखिए 0 से 4 साल की एज ग्रुप के बच्चे ज्यादा है। पूरे पिरामिड में सबसे ज्यादा कौन है? 0 से 4 साल के बच्चे। तो आपको एज ग्रुप का आइडिया लग गया। इधर फीमेल है, इधर मेल है। ठीक है, तो फीमेल और मेल लगभग बराबर दिख रहे हैं आपको। जब आप थोड़ा ऊपर जाओगे 5 से 9 साल की एज में, तो मेल आपको ज्यादा दिखाई देंगे, फीमेल कम है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे करके बूढ़े लोग कम हैं, उस टाइम पर कम थे, बच्चे ज्यादा थे। वर्किंग एज ग्रुप एवरेज एवरेज, मेल में भी और फीमेल में भी। वर्किंग एज ग्रुप का मतलब ये नहीं वो काम ही कर रहे हैं, उसमें वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल तो बहुत कम ही काम पे जाती थी, वो घर का ही काम कर रही हैं। आगे देखिए, अब सीधे ये सब आप देख लेंगे आराम से, मुझे पता है। सीधे आ जाओ 2026, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में क्या होगा। 2025 तो आई गया, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो यहां पर होंगे, यानी कम होंगे। देखो, वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा है, ठीक है, और बूढ़ी पॉपुलेशन भी कम है, दोनों जगह पर वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा है। सबसे आगे वाला पार्ट क्या है? वर्किंग एज ग्रुप का। ठीक है, जो बच्चे हैं नीचे वो कम है थोड़े से, और जो बूढ़े लोग हैं वो काफी कम है ऊपर। तो यही हमारा एज ग्रुप पिरामिड होता है। ठीक है जी, आपको बात समझ में आ गई हो। इसी को एनालाइज करके आपको आंसर लिखने होते हैं पेपर के अंदर, तो वही आता है और कुछ नहीं है। ये रहे आपके एज स्ट्रक्चर पिरामिड, ये स्टेट वाइज है, यूपी का और केरला का। देखो कितना फर्क है, यूपी में हालत देखो और केरला में हालत देखो आप, पोजीशन में बहुत फर्क है ना, इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा क्या हालात है। केरला में आप देख रहे हो बूढ़े लोग ज्यादा हैं यूपी के मुकाबले, क्यों? बेटर मेडिकल फैसिलिटी। बच्चे कम दिख रहे हैं केरला में यूपी के मुकाबले, क्यों? क्योंकि वहां पर लोग अवेयर हो चुके हैं कि बच्चे इतने नहीं करने, तो बच्चे कम हो रहे हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे ज्यादा लोग जो हैं, ज्यादा लोग जो हैं वो कौन सी कंडीशन में? इधर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ये एज ग्रुप। जबकि यहां पर एज ग्रुप यानी यहां पे यंग लोग ज्यादा हैं, यूपी में यंग वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, केरला में कम है। बट
आप देखेंगे कि यही ज्यादा बेटर रास्ते पर है। बस ये रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जाएगा तो पॉपुलेशन इसकी लो करेगी ही करेगी। और यूपी में इतने लोग हैं और बेरोजगारी भी उतनी है क्योंकि लोग स्किल्ड नहीं हैं। और हमारे देश में तो प्रॉब्लम ही है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, स्किल्ड अनस्किल्ड तो बहुत बात की बात है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हमारे रिसोर्सेज कम पड़ रही हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो रहा है। ठीक है, तो भुखमरी फैलेगी फैलेगी, गरीबी फैलेगी फैलेगी, इसे आप रोक नहीं सकते। ठीक है, क्या चेंजिंग एज स्ट्रक्चर हमारे लिए अच्छी बात है? मैंने जैसे बताया अच्छी बात है, बट आपके देश में एजुकेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। इंडिया में एक डेटा याद कर लेना इन सब में से पूरा। इंडिया में 2020 में एक एवरेज इंडियन एज जो है वो 29 साल का लड़का एक एवरेज इंडियन है, जबकि यही चाइना में 37 साल है जो ज्यादा बड़ी है, यानी दिक्कत वाली बात है थोड़ी उनके लिए। और यूरोप में यही एज 45 है एवरेज एज, और जापान में एवरेज आदमी 48 ईयर का है। ठीक है, इंडिया बहुत पीक टाइम पर है, लेकिन हमारी लेबर फोर्स को एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर ये नहीं मिली तो ये जो जवान है, ये जो जवानी है, ये अनप्रोडक्टिव हो जाएगी और वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगी, तो हालात खराब ही रहने हैं। ठीक है, सेक्स रेशो इंडिया में क्या हालात है सबको पता होंगे। ठीक है, हमें याद है सेक्स रेशो क्या है, 1000 मेल पर कितनी फीमेल। देख लीजिए, एज सॉरी सेक्स रेशो जो है वो पहले 972 था, अब 943 है, डिक्लाइन करा है। ये देखो डिक्लाइन यहीं से चल रहा है, यहीं से डिक्लाइन 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 डिक्लाइन, यहां तक डिक्लाइन, एक बीच में थोड़ा ऊपर गया है, फिर दोबारा डिक्लाइन, फिर थोड़ा ऊपर गया है बस। ठीक है, यानी अवेयरनेस शायद दोबारा आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, अवेयरनेस आ रही है दोबारा से। ठीक, और यहां पर आप देखेंगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो तो और बुरा है। हम नॉर्मल सेक्स रेशियो के 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत बुरा है 919 हर 1000 मर्दों पर। अब आप ये कहोगे सर इतना भी क्या हो गया, 943 है यानी 57 औरतें तो कम है, ये 1000 आदमियों पे है। हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ अगर आप मानते हो, मानो एवरेज, मतलब एवरेज तो नहीं, मान के चलो आप हाइपोथेटिकली, तो 100 करोड़ पे कितनी औरतें होंगी, 94 लाख अप्रोक्स, यानी 6 लाख आदमी ऐसे होंगे, सॉरी 94 करोड़, 6 करोड़ लोग ऐसे होंगे, लड़के ऐसे होंगे जिन्हें शादियों के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी, जिनकी शादी नहीं हो पाएगी। तो हालात बहुत बुरे हैं जी, कम बुरे नहीं है, बहुत बुरे। इसीलिए आप देखते होंगे हरियाणा जैसी जगहों पर दूसरे स्टेट से लड़कियां लाई जाती हैं शादी करने के लिए, नेपाल से लड़कियां लाई जाती हैं, बिहार से लड़कियां लाई जाती, पैसे दे के लड़कियां लाई जाती हैं। ठीक है, ताकि शादी हो सके, क्योंकि इन स्टेट्स का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। ठीक है, इंडिया में देख लिया आपने वरिंग ट्रेंड है, इसके रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं लगातार। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्योंकि नेग्लेक्ट हो रहा है, फीमेल फीटिसाइड बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, जेंडर बायसनेस है, वगैरह वगैरह वगैरह। स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हालत किसकी खराब है, स्टेट वाइज हालत खराब है भाई हरियाणा, जहां पर सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो 793 है, 800 से भी कम। पंजाब में बुरा हाल, जम्मू कश्मीर में बुरा हाल, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल बुरा हाल। ठीक है, 925 से नीचे इन सारे राज्यों में है, यूपी, दमन दीव, हिमाचल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बहुत ही बुरे हाल है। केरला में बहुत बेटर है, केरला में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट इज 964। सबसे बेस्ट का है हमारे देश में, अरुणाचल में 972। ठीक है, क्यों हो रहा है ये, अभी कुछ रीजन तो मैंने आपको बताए, कुछ रीजन और जान लो। वो रीजन क्या है, देख लीजिए, कि नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड, कि हम नहीं चाहते, ठीक है, कि वो पैदा भी हों, तो उनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती, तो इस वजह से वो डेथ हो जाती है। सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन की भाई लड़की है तो पहले ही मार दो इसे। ठीक है, कल्चरल बिलीफ की वजह से, रिलीजियस बिलीफ की वजह से। और इसमें एक और चीज बड़ा रोल प्ले कर रही है पहले ही पता लगाने में कि लड़का है या लड़की, दैट इज एक टेक्नोलॉजी है अल्ट्रासाउंड की, जिसे सोनोग्राम कहते हैं, जिसके जरिए ये पहले ही पता लगा लिया जाता है कि लड़का है या लड़की, और उसे
एबोर्ट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है गर्भ में ही। ठीक है। और हमारे देश की कई सारी जगहों पे, कई प्रॉस्परस रीजन जहां बहुत पैसा है, वहां पर लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। यानी इट इज अबाउट मेंटेलिटी। पैसे से मेंटेलिटी नहीं आती। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप मेंटली, आपके दिमाग में वही भरा हुआ है लड़का लड़की लड़का लड़की, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और ऐसा क्यों है कि प्रोस्परस फैमिलीज में लोअर चाइल्ड सेक्स रेशियो? अगेन वही चीजें, मान्यताएं, आपके रिलीजियस बिलीव्स, है ना। और उनके पास तो टेक्नोलॉजी की एबिलिटी है, मैं पैसे देके अल्ट्रासाउंड करा के चेक करा लूं, हालांकि इलीगल है हमारे देश में। बट बिकॉज मैं प्रोस्परस हूं, पैसा है मेरे पास, तो मैं चेक करा सकता हूं। गरीब आदमी चेक भी नहीं करा सकता, वो पैदा होने के बाद ही मारेगा उसे, बच्ची को। बट यहां पर प्रोस्परस फैमिलीज में एक वजह यह है कि वहां पर उन्हें एक या दो बच्चे ही चाहिए। अब एक या दो बच्चे चाहिए तो उन्हें लड़का ही चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि लड़का जो है वो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, जैसा नॉर्मली कहा जाता है, परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो इसलिए ये होता है। तो आपने, जैसे मैंने बताया कि इलीगल है, तो कैसे इलीगल है देख लीजिए। हमारे देश में इसे बैन किया गया है, इसके मिसयूज को। ये एक्चुअली में कोई बच्चे में डिफेक्ट है, बच्चे में कोई कमी है, उसे चेक करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसका मिसयूज हो रहा है। इसको लेके कानून बना हुआ है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1996, जिसे बाद में 2003 में और स्ट्रेंथन किया गया। हैवी फाइन लगाए गए, जेल तक भेजने की इसमें बात रखी गई कि अगर कोई गलत चेक करता है, इसका गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे जेल तक भेजा जा सकता है। गवर्नमेंट कई प्रोग्राम चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे, जिसके जरिए गवर्नमेंट जो है वो गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना चाहती है, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक है। इसके अलावा अब लिटरेसी की बात कर लेते हैं, ये चैप्टर बहुत लंबा है। लिटरेसी में देखिए, अगर लिटरेसी में बात करूं, 1951 में हमारे यहाँ लिटरेट लोग कितने थे? 18%, जिनमें से 27% मेल, 8% फीमेल। तो फीमेल हमेशा कम रही हैं, उन्हें पढ़ाया कम जाता है, वही सोशल प्रॉब्लम्स। आज के टाइम में 73% लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा 10th पढ़ा या 12th। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि क्या बच्चे को पढ़ना या लिखना किसी भी भाषा में आता है, तो वो लिटरेट है, 6 साल से ऊपर के बच्चा। ठीक है। मेल में लिटरेसी रेट 80% है, फीमेल में 64%। अब ये थोड़ी बढ़ गई होगी और ऑफ कोर्स वक्त के साथ, बट फिलहाल यही है जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है लिटरेसी रेट को लेके। तो हालात खराब है, 73% इज नॉट अ गुड एट ऑल, कि बाकी लोग अंगूठा छाप है हमारे देश में, उन्हें पढ़ना, बुक से वो कुछ पढ़ नहीं सकते। ठीक है। रीडिंग और राइटिंग नहीं आती। ये लास्ट का डेटा जरूर याद कर लेना कि लास्ट में क्या है। और सबसे बढ़िया इसमें कौन कर रहा है? केरला कर रहा है, जो लगभग यूनिवर्सल लिटरेसी पर पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी। जबकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है इस मामले के अंदर, आपको पहली लाइन दिख रही होगी। ठीक है। अब शहरों और गांवों की बात कर लेते हैं। हमारे देश में अभी भी कितने लोग गांव में रह रहे हैं, कितने लोग शहर में रह रहे हैं, वो डेटा देख लेते हैं। हमारे देश के अंदर आज 70% मोटी मोटी पॉपुलेशन शहर गांव में रह रही है, और 30% पॉपुलेशन शहर में रह रही है। अर्बन मतलब शहर में रह रही है, रूरल मतलब गांव में रह रही है। ठीक है जी। आप देखोगे गांव में लोग बढ़ते जा रहे हैं, शहरों में भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर फिर क्या हुआ? ये शहरों में बढ़ रहे हैं, गांव में बढ़ रहे हैं, फिर तो ये ऐसे ही रहना चाहिए। बट एक्चुअल में क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए उस लिहाज से आप देखोगे तो आपको दिखेगा। बट अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे आप परसेंटेज में, तो आपको दिखेगा कि गांव में जो लोग हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और शहरों में लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग क्यों मूव कर रहे हैं गांव से शहर में? सिंपल सी बात है भाई, गांव से शहर में क्योंकि एक तो जो टीवी है उसने लोगों को दिखाया भाई शहर में तो लोग मस्ती से रह रहे हैं, बढ़िया अर्बन लाइफस्टाइल, हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ फैसिलिटी है, आपको जॉब मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट है। इसी वजह से गांव से लोग शहर में आना चाहते हैं। शहर और गांव की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। शहर एक एक अर्बन लाइफस्टाइल को शो करता है, एक ग्लैमरस लाइफ को शो करता है, और इसी वजह से लोग ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। ठीक है। इसकी एक और वजह है, गांव में जो पहले कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होते थे, तालाब था, जंगल था, ग्रेजिंग लैंड थी, वो सब कम होते जा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी का सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उसके पास जमीन है ही नहीं। शहरों में एक और कारण है कि शहर आपको एनोनिमिटी देते हैं। एनोनिमिटी का मतलब शहर में आने के बाद कोई आपसे आपकी जात नहीं पूछता। गांव में हर कोई जात जानता है आपकी।
अगर आप ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, आप झाड़ू लगाना चाहें नहीं लगा सकते गांव में। क्यों? गांव में सब आपकी जात जानते हैं, आपकी बेइज्जती होगी घनघोर। शहरों में आप झाड़ू लगाओ, जो मर्जी करो, कोई आपको पूछेगा नहीं। गांव शहरों में काम की तारीफ है, मेरिट के बेस पे चीजें चल रही हैं शहरों में। इसलिए शहर जो है वो कास्ट के लोगों को एक एनोनिमिटी, अज्ञानता प्रोवाइड करता है। किसी को किसी की कास्ट से कोई मतलब नहीं है। तुम अगर काम बढ़िया करते हो तो आ जाओ, पैसे ले जाओ, काम कर जाओ। कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन, शेड्यूल ट्राइब का पर्सन गांव में कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। जो उन्हें काम दिए गए हैं वही कर सकते हैं वो। बट शहर में वो जो मर्जी काम कर सकते हैं, उनके पास आगे बढ़ने का मौका है। ठीक है, डेली ह्यूमिलिएशन उन्हें सफर नहीं करनी पड़ती। शहर उन लोगों को एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, वहां पर वो कैसा भी काम, चाहे लो स्टेटस का हो चाहे हाई स्टेटस का हो, कर सकते हैं। तो इस वजह से लोग गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं बड़ी मात्रा में। इंडिया ने, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हमने इस पॉपुलेशन को डील करने के लिए हमारे देश में बनाई पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और इंडिया दुनिया का लगभग पहला देश है जिसने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को फॉर्मली डिक्लेयर किया 1952 में अंडर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि पॉपुलेशन के रेट को इन्फ्लुएंस करना है सोशली डिजायरेबल डायरेक्शन में, जैसा हम चाहते हैं, जिससे चीजें बेहतर हो। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स को प्रमोट किया गया कि भाई कैसे बच्चा ना हो, कम हो। पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की कोशिश की गई, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की गई हेल्थ इश्यूज को लेके स्पेशली। ठीक है, हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है, हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम करना है। एक पहल हुई इमरजेंसी के दौरान, इंदिरा गांधी की नेशनल इमरजेंसी, जहां पर इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती इस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की। जबरदस्ती मास स्टेरिलाइजेशन करवाई गई, यानी लोगों की नसबंदी करवाई गई, जहां पर जिसे मेन में वास्कोटॉमी और फीमेल में ट्यूबोक्टोमी कहते हैं, जिससे वो आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकते परमानेंटली। ये जबरदस्ती किया गया। और इसी का, और ज्यादातर किस पे हुआ? गरीब लोगों पर, पावरलेस लोगों पर। और इसका असर ऐसा हुआ कि इतना गलत ये चीज हुई, कैंप लगा लगा के जबरदस्ती लोगों के साथ ये किया गया, जिसके बाद आने वाली सरकारें इतना डर गई कि उन्होंने पॉपुलेशन पर बात करनी भी छोड़ दी। ठीक है, और इस सब कामों में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्हें लगाया गया, स्कूल टीचर्स को लगाया गया कि कैंपों में लोगों को लेके आओ, उनकी नसबंदी कराओ। तो लोग बड़े डर के माहौल में रहने लगे थे उस टाइम। पुलिस के जरिए जबरदस्ती खींच के लाया जाता था उन्हें, झुग्गियों से, गरीब एरियाज से। इंडिया ने अपनी एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई 2000 में ईयर। बाद में 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी बनाई 2017। ठीक है, क्या है इंडिया में, हम ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी चाहिए। ठीक है, और डिक्लाइन कर भी रही है। मतलब नॉट इन अ सेंस कि भाई नंबर डिक्लाइन कर रहा है, बट जितनी तेजी से बढ़ रहा था उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। दैट इज द सीन। इंडिया की पॉपुलेशन अभी 1.2 बिलियन है, 2011 की बात हो रही है ये, और 2050 तक ये 1.6 बिलियन तक हो जाएगी, ऐसा एस्टिमेशन है। ठीक है, यानी लगभग 160 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी। पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है? पॉपुलेशन मोमेंटम होता है जहां पर रेफर टू अ सिचुएशन वेयर अ लार्ज कोहर्ट ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज विल फ्यूल पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर नेक्स्ट जनरेशन इवन इफ ईच वुमेन हैज फ्यूअर चाइल्ड देन द प्रीवियस जनरेशन डेट। अगर मान लीजिए पहले एक औरत के 4 बच्चे होते थे, अब उसके मान लीजिए 3 बच्चे हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है अभी भी, क्योंकि होने तो 2 ही चाहिए तभी बराबर रहेगी। पॉपुलेशन तो अभी भी बढ़ रही है, बट एक्चुअल में पिछली जनरेशन के मुकाबले वो बच्चे कम कर रही है। तो इसी को पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं। इंडिया में भी यही हो रहा है कि पहले के मुकाबले बच्चे कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल से हम दूर हैं। तो इसलिए नंबर्स में वो बढ़ता दिख रहा है, बट एक्चुअल में लोग अब कम बच्चे पैदा करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 क्या है जी? देखिए क्या हमने एम रखा, इसमें सब कुछ याद मत करना, बट 4 से 6 पॉइंट याद कर लेना। 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर में, 6 में आएगा तो 6 में। वैसे तो 4 में ही ज्यादा चांसेस है इसके आने के।
बट फिर भी आप 6 पॉइंट याद कर लेना। जैसे मोटा मोटा बताता हूं, सारे तो क्या बताऊंगा। जैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। अभी तक गवर्नमेंट जो हेल्थ पर खर्चा कर रही है वो कम है, हमारी जीडीपी का, ठीक है, कम है। 1.15% हम लोग हेल्थ पर खर्चा कर रहे हैं, जिसे 2.5 करने की बात की गई है 2025 तक, बट मुझे लगता नहीं है पूरा हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है, अभी 67 है, इसे 70 तक लेके जाना है 2025 तक। अब ये डेटा आया नहीं है तो पता नहीं। हमें डिसेबिलिटी, एस्टेब्लिश रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ठीक है, यानी कितने बीमारियां का बर्डन कितने लोगों पर है और कितना बर्डन है, इसका एक कैटेगरी होती है, उसे हमें देखना है, उसमें मेजर कैटेगरी में चेंज करने हैं, ट्रेंड को चेंज करना है। टोटल फर्टिलिटी रेट कम करना है, ठीक है, 2.1 तक लेके आना है रिप्लेसमेंट लेवल के पास। मोर्टेलिटी रेट कम करना है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो मर रहे हैं उसे 23 पर लेके आना है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें दी गई हैं जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का पार्ट है, कि हमें ये सारी चीजें अपने देश के अंदर करनी है ताकि हमारे देश में हेल्थ सिचुएशन ज्यादा बेटर हो पाए। हेल्थ सिचुएशन बेटर होगी तो लोग बेटर जी पाएंगे। जैसे टीबी के केसेस इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर हैं। इनमें से 6 पॉइंट अच्छे से रट लें ताकि आपका एग्जाम अच्छा जा पाए। थोड़े बड़े बड़े पॉइंट लिखें, छोटे पॉइंट ना लिखें। पेपर में आप अंडरलाइन करें, अपनी पहले सब हेडिंग दें, फिर अपनी बात को पूरा कहें। इस सब से सोशियोलॉजी का पेपर ज़्यादा बेटर आप लोग रिप्रेजेंटेटिव वे में बता पाओगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी लंबी हो गई आई नो, बट ये चैप्टर भी लंबा है। सोशियोलॉजी में हमारे सारे चैप्टर लंबे हैं, इसीलिए चैप्टर छोटे भी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।